नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, ऐसा टॉपिक जो कई बहनों को ये तकलीफ होती है पर अक्सर हम इस टॉपिक पे बात करने में हिचकिचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज बना किससे होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज बना होता है वाटर से, म्यूकस से, कई सेल्स इसमें होते हैं जो वेजाइना के और सर्विक्स के सेल्स शेड होते हैं उन सेल्स से, और बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से? हाँ जी हाँ बहनों, बैक्टीरिया से भी। ये बैक्टीरिया नुकसान करने वाले नहीं बल्कि हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। ये वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे वेजाइना में इन्फेक्शन को आने से रोकते हैं, जिन्हें हम यूजफुल बैक्टीरिया कहते हैं। ये यूजफुल बैक्टीरिया जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तब भी हमें अक्सर वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जिसे हम पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज किन किन टाइप का होता है, कब आपको किस टाइप का डिस्चार्ज हो सकता है, ये डिस्चार्ज कब नॉर्मल होता है, कब एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो आइए बहनों देखते हैं इस बारे में। तो बहनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज का औचित्य क्या होता है, ये वेजाइनल डिस्चार्ज आता ही क्यों है। जैसे कि हमारी ओरल कैविटी में सलाइवेशन होता है, जैसे हमारे मुंह में थूक बनती है, वैसे ही वेजाइना भी एक ओपनिंग है और उसमें जो डिस्चार्ज आता है वो नॉर्मली उसमें चिकास या लुब्रिकेशन मेंटेन करने के लिए होता है। इसके अलावा उसके दूसरे यूजेस होते हैं, वेजाइना को क्लीन रखना, लुब्रिकेटेड रखना, दूसरे इन्फेक्शंस ना होने देना और पीएच मेंटेन करके रखना। तो ये तो हो गए वेजाइनल डिस्चार्ज के नॉर्मली यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज जो फिजियोलॉजिकल होता है वो किस टाइप का होता है। नॉर्मली जो डिस्चार्ज होता है वो क्लीन होता है, वाटरी होता है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है और उसके साथ में कोई भी इचिंग एसोसिएटेड नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज जो हमारा फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन कंडीशंस में डिस्चार्ज किस टाइप का होगा, कब ज्यादा होगा, कब कम होगा। जिन पे ये डिपेंड करता है वो फैक्टर्स होते हैं एज, आपकी एज कितनी है, आप साइकिल के कौन से फेज में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में, आप स्टार्टिंग के फेज में है जिसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, या फिर लास्ट पार्ट ऑफ साइकिल में जिसे हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं, या फिर डिपेंड करता है ये डिस्चार्ज उस पर भी डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या फिर सेक्सुअली अराउज्ड हैं। इन कंडीशंस में भी कितनी बार वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आता है, पर दैट इज फिजियोलॉजिकल और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डिस्चार्ज के साथ में कोई भी इचिंग नहीं हो रही है, कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, उसके साथ में पेशाब में जलन वगैरह एसोसिएटेड नहीं है, तो बहनों ये फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज है और आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इससे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप थोड़ा पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग किस टाइप से वेरी कर सकता है फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ साइकिल होता है जिसे हम फॉलिकुलर पार्ट कहते हैं, फॉलिकुलर पार्ट ऑफ साइकिल जिसमें कि बीज बनना चालू होता है, तो शुरू के 10 दिन ये म्यूकस डिस्चार्ज जो होता है धीरे 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 बढ़ना चालू होता है। ये वाटरी डिस्चार्ज होता है और धीरे 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 इसकी मात्रा ओव्यूलेशन के टाइम आसपास बढ़ती है। तो जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। जैसे कि मैंने अपने ओव्यूलेशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसकी कंसिस्टेंसी और मात्रा धीरे धीरे ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ती है और ये इतना इलास्टिक हो जाता है कि जैसे आप 2 फिंगर्स के बीच में इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये खिंच के एक तार जैसा बनाता है जिसे हम स्पिन बैकेट कहते हैं, और ये मैक्सिमम होता है ओव्यूलेशन टाइम के आसपास। फिर ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास इसकी जो स्ट्रेचिंग टेंडेंसी है और वाटरी कंसिस्टेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद में ये एकदम थिक म्यूकॉइड और व्हाइट कलर का जाड़ा सा फ्लूइड जैसा डिस्चार्ज हो जाता है। ये होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के असर के कारण। तो जो लास्ट 10 दिन होते हैं उसमें ये थिक म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण, और उसमें ऐसी इलास्टिसिटी या तार बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है जिसे हम टैग कहते हैं। और ये भी धीरे धीरे जब आपके मेंसेस आने वाले होते हैं उसके पहले थोड़ा बढ़ता है और फिर आपके मेंसेस का टाइम चालू हो जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड बहनों को कई सारी मान्यताएं होती हैं, जैसे कि कई बहनों को ऐसा लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत आने से वीकनेस जैसे हो जाती है। तो जी ये भी बिल्कुल गलत है। इसके वेजाइनल डिस्चार्ज के ज्यादा आने से वीकनेस नहीं आती है। कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण बैकएक है, तो इसके कारण बैकएक नहीं होता है बहनों, पर अगर ये इन्फेक्शन वाला वाइट डिस्चार्ज है तो आपके पेल्विस में ही इतना इन्फेक्शन होता है जिसके कारण इन्फेक्शन के कारण बैकएक और दूसरे पेन वाले सिम्टम्स होते हैं। एज सच सिर्फ वाइट डिस्चार्ज के कारण पेन नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कब आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है।
आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है जब ये फिजियोलॉजिकल व्हाइट डिस्चार्ज के साथ में आपको इचिंग होती है या फिर इसमें एक फिशी सी स्मेल आती है या रॉटन सी स्मेल आती है, तब आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर आपको पेशाब में जलन होती है, पेशाब के रास्ते में खुजली होती है, वेजाइना का या बाहर का भाग में बहुत ज्यादा रैशेस हो रही हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में आपको पेट में बहुत दुखता है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में आपके पार्टनर को भी ऐसी ही रैशेस और इचिंग हो जाती है, तो इन सब कंडीशंस में आपको घर पे वेट नहीं करना है और तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना है। आप कई बार हेजिटेशन के कारण हम ये सोचते हैं कि घर पे ही इसका इलाज किया जाए, पर मैं गायनेकोलॉजिस्ट होने के हिसाब से आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप घर पे इसका इलाज करें, क्योंकि कब ये इन्फेक्शन किस टाइप का होता है, कब ये इन्फेक्शन आगे जाके बढ़ सकता है, ये आप घर पे इसका जजमेंट नहीं लगा सकते हैं। तो आपको अगर व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ है तो प्लीज अपने डॉक्टर को बताएं, और ये फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल है, और अगर पैथोलॉजिकल भी है तो उसमें कई टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के एसोसिएटेड डिस्चार्ज हो सकता है, फंगस या फिर यीस्ट से एसोसिएटेड डिस्चार्ज हो सकता है। इन सभी कंडीशंस में ट्रीटमेंट अलग अलग होने के कारण आपको इसका जजमेंट नहीं लग पाएगा कि कौन सा डिस्चार्ज है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपको हैं, जैसे कि इचिंग होना, रैशेस होना, आपके पार्टनर को भी साथ में ऐसी तकलीफ है, यूरिन में जलन भी साथ में होना, अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो प्लीज घर पे वेट न करें और अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द बताएं। तो बहनों, आज की वीडियो में हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल व्हाइट डिस्चार्ज किसे कहा जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है, किस फेज ऑफ साइकिल में ये किस टाइप का डिस्चार्ज होगा, और कब आपको व्हाइट डिस्चार्ज की चिंता करने की नहीं जरूरत है, और कब आपको इस डिस्चार्ज के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस मैं बनाऊंगी जिनसे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले और मेरी बहनों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू। नमस्कार।